Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Samina Khan, lecturer Business Administration, Institute of Southern Punjab, Multan. We are going to start our lecture of Introduction to Management. This is lecture number 4 and this is for BBA second semester. आज का हमारा टॉपिक है मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स। लास्ट लेक्चर में हमने बात की ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर और एनवायरनमेंट पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मैनेजर्स एज डिसीजन मेकर्स पर। हमारे आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग अंडर रेशनैलिटी, बाउंडेड रेशनैलिटी, इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंड डिसीजंस, डिसीजन मेकिंग स्टाइल्स, डिसीजन मेकिंग कंडीशंस एंड डिसीजन मेकिंग बायसेस एंड एरर्स। स्टार्ट करते हैं विद द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हमने कहा मैनेजर्स तमाम लेवल्स पर जो मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफरेंट तरह के डिसीजंस ले रहे होते हैं। दैट इज दे मेक चॉइसेस। फॉर इंस्टेंस हम कह सकते हैं आपके टॉप लेवल मैनेजर्स जो हैं वो डिसीजंस ले रहे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के हवाले से, और वो डिसीजंस मे बी ले रहे हों अबाउट वेयर टू लोकेट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, और मे बी दे आर टेकिंग डिसीजंस ऑन व्हाट न्यू मार्केट्स टू मूव इनटू। इसी तरह से आपके जो मिडिल और लोअर लेवल मैनेजर्स होते हैं वो डिसीजंस ले रहे होते हैं अबाउट प्रोडक्शन स्केड्यूल्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, प्रॉब्लम्स, पे रेजेस एंड एम्प्लॉय डिसिप्लिन। तो आपके मैनेजर्स जिस भी लेवल पर हों वो डिफरेंट तरह के डिसीजंस ले रहे होते हैं। सो अगर हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात करें तो हम कहते हैं कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है विद आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि माई सेल रिप्रेजेंटेटिव नीड न्यू कंप्यूटर। अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि हमें न्यू कंप्यूटर्स चाहिए। पुराने कंप्यूटर्स की वजह से हो सकता है कोई प्रॉब्लम आ रहा है, दैट्स वाई हमारा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा कि हम अगर न्यू कंप्यूटर्स परचेज कर लें तो। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, आइडेंटिफाई डिसीजन क्राइटेरिया। उसके बाद हम डिसीजन क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें जिस भी प्रॉब्लम के बारे में डिसीजन लेना है हम उससे रेलेवेंट कुछ क्राइटेरिया आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसकी बेस पर हम डिसीजन लेंगे। से फॉर एग्जाम्पल अगर लैपटॉप परचेज की बात है तो हम मेमोरी एंड स्टोरेज, डिस्प्ले क्वालिटी, बैटरी लाइफ, वारंटी एंड कैरिंग वेट जो है वो क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि इन क्राइटेरियाज पर हम अपने लैपटॉप्स को परचेज कर रहे होंगे। उसके बाद जो स्टेप आता है दैट इज एलोकेटिंग वेट्स टू द क्राइटेरिया। यहाँ पर हम क्राइटेरिया को वेट्स एलोकेट कर रहे होते हैं और हम ये देख रहे होते हैं कौन सा क्राइटेरिया हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम डेवलप करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को। ऑल्टरनेटिव्स डेवलप करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं जो हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम एनालाइज करते हैं ऑल्टरनेटिव्स को, डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करते हैं और एनालाइज हम किसकी बेस पे कर रहे होंगे, अपने क्राइटेरिया की बेस पे। उसके बाद हम एक ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि हमने एक ऑल्टरनेटिव उनमें से सिलेक्ट किया जो हमें लगता है कि हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है और फिर हमने इम्प्लीमेंट कर दिया उस डिसीजन को। एंड एट द एंड आप इवेलुएट करते हो डिसीजन की इफेक्टिवनेस को कि हमने जो डिसीजन लिया वो कितना इफेक्टिव था। सो ये हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो आपका स्टेप 1 है दैट इज आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहे होते हो। हम कहते हैं एवरी डिसीजन स्टार्ट्स विद अ प्रॉब्लम। हर डिसीजन स्टार्ट होता है एक प्रॉब्लम के साथ। और व्हाट इज दिस इज डिस्क्रिपेंसी बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड डिजायर्ड कंडीशन। तो और ये प्रॉब्लम क्या होता है, ये डिस्क्रिपेंसी होती है, ये डिफरेंस होता है बिटवीन एन एग्जिस्टिंग एंड अ डिजायर्ड कंडीशन। हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। अब ये जो आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है ये सब्जेक्टिव है। हो सकता है एक मैनेजर जिस इशू को, जिस चीज को प्रॉब्लम समझ रहा हो, दूसरा उसको प्रॉब्लम ना समझ रहा हो। जो आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है वो आपका मैनेजर आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि ये प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम को प्रॉपरली आइडेंटिफाई होना बहुत जरूरी है। अच्छा जी, स्टेप 2 में हम आइडेंटिफाई करते हैं डिसीजन क्राइटेरिया। अब डिसीजन क्राइटेरिया में हमने कहा कि आप ये देखते हो कि once a manager has identified a problem, he or she must identify the decision criteria that are important and relevant to resolving the problem। तो आप डिसीजन क्राइटेरिया को देख रहे होते हो जो रेलेवेंट होते हैं आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। स्टेप 3 में आप एलोकेट करते हो वेट्स टू द क्राइटेरिया। अब हम क्या करते हैं, हम वेट्स डिफरेंट असाइन कर रहे होते हैं क्राइटेरिया को। अब हम कहते हैं कि इसको हम किस बेस पर कर रहे हैं। द डिसीजन मेकर मस्ट वेट द आइटम्स इन ऑर्डर टू गिव देम द करेक्ट प्रायोरिटी इन द डिसीजन। अब आप वेट्स जो एलोकेट करते हो ये आप एक्चुअली इसके अकॉर्डिंग कर रहे होते हो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा है, कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसका एक सिंपल वे कैसे हो सकता है? अ सिंपल वे इज टू गिव द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया a weight of 10 and then assign weights to the rest using the standard. तो आप एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है उसको 10 वेट एलोकेट कर देते हो और बाकी सबको अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड जो है वो वेट्स असाइन कर रहे होते हो. Now the fourth step is developing alternatives. The fourth step in the decision making process requires the decision maker to list viable alternatives that could resolve the problem. यहाँ पर आप alternatives डेवलप करते हो, वो alternatives जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. कि आपका प्रॉब्लम किस किस तरीके से सॉल्व हो सकता है, क्या क्या आपके पास ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस हैं. सो द फिफ्थ स्टेप इज एनालाइजिंग ऑल्टरनेटिव्स. अब आप ऑल्टरनेटिव्स को एनालाइज करते हो. कभी कभार डिसीजन मेकर जो है वो इस स्टेप को स्किप भी कर देता है. से फॉर एग्जांपल अगर एक ऑल्टरनेटिव स्कोर करता है हाईएस्ट इन एवरी क्राइटेरिया, तो इसका मतलब है कि आपको यहाँ पर एनालाइज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक जो आपका जो ऑल्टरनेटिव है वो उसका स्कोर सबसे ज्यादा है. उसके बाद हम सेलेक्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव को. अच्छा जी, अब हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटिंग द ऑल्टरनेटिव को, कि फिर हम अपने ऑल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट कर देते हैं. यहाँ पर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू पुट द डिसीजन इनटू एक्शन बाय conveying it to those affected and getting their commitment to it. You know, if the people who must implement a decision participate in the process, they are more likely to support it. कि वो लोग जो आपके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, अगर वो उनका पार्टिसिपेशन हो डिसीजन में, तो फिर वो ज्यादा कमिटेड होंगे. नाउ इवैल्यूएटिंग डिसीजन इफेक्टिवनेस. फिर आप डिसीजन के इफेक्टिवनेस को इवैल्यूएट करते हो कि क्या हमारे डिसीजन ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया या नहीं किया. अगर आपके डिसीजन ने प्रॉब्लम को सॉल्व किया देन वेल एंड गुड. लेकिन अगर आपकी इवैल्यूएशन जो है वो ये शो कर रही है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर मैनेजर को ये असेस करने की जरूरत होती है कि व्हाट वेंट रॉन्ग, और हमें ये देखना होता है कि क्या हमने प्रॉब्लम को तो कहीं इनकरेक्टली डिफाइन नहीं किया था, एरर्स क्या थे. अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई एरर आया है तो हम उसको देखने की जरूरत होती है, ताकि हम ये देख सकें कि क्यों हमारे डिसीजन के बाद भी हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ. अब हमने कहा कि तमाम मैनेजर जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं. तो अब जरूरी नहीं है कि हम जब डिसीजन मेकिंग की बात करें तो हमेशा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो. कुछ डिसीजंस आपके सिंपल भी होते हैं, जो रूटीन में आप जितने डिसीजंस ले रहे होते हो वो बहुत सिंपल होते हैं. तो जरूरी नहीं है कि आपका जो डिसीजन है वो हमेशा कॉम्प्लेक्स हो. अब मेकिंग डिसीजंस में सबसे पहले हम रैशनैलिटी की बात करते हैं. हम कहते हैं कि मैनेजर्स जो हैं, हम एज्यूम करते हैं कि मैनेजर्स जो हैं वो रैशनल डिसीजन मेकिंग की तरफ जाएंगे. दे विल यूज रैशनल डिसीजन मेकिंग, और वो लॉजिकल और कंसिस्टेंट चॉइसेस की तरफ जाएंगे अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए. अब कुछ अजम्पशंस हैं हमारे पास रैशनैलिटी की. हम कहते हैं कि मैनेजर जो है उसको रैशनल, जब वो डिसीजन मेकर होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि रैशनल डिसीजन मेकर जो है वुड बी फुली ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल. आपका रैशनल डिसीजन मेकर ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होगा. प्रॉब्लम क्लियर और अनएम्बिगुअस होगा, उसको प्रॉब्लम का क्लियरली पता है, प्रॉब्लम अनएम्बिगुअस है. डिसीजन मेकर पास क्लियर, आपके पास एक गोल है और आपको तमाम ऑल्टरनेटिव्स का और उनके कंसेक्वेंसेस का पता है. फाइनली हम कहते हैं कि आप इस तरह का ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट करते हो जो आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेगा. These assumptions apply to any decision, personal और managerial. लेकिन managerial decision making में हम एक और इसमें एडिशनल assumption डाल देते हैं कि जो decisions होते हैं वो best interest of the organization में भी होने चाहिए. तो ये हमारे पास कुछ assumptions है rationality की, कि आपका जो डिसीजन मेकर है वो फुली ऑब्जेक्टिव होगा, लॉजिकल होगा. हम कहते हैं कि आपका जो प्रॉब्लम है वो क्लियर और अनएम्बिगुअस है. हम कहते हैं कि स्पेसिफिक गोल है, ऑल्टरनेटिव्स का आपको पता है, आप बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव चूज करोगे और ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करोगे. सो ये हमारे पास असम्पशंस है रैशनैलिटी की. अब बाउंडेड रैशनैलिटी क्या होती है? अच्छा जी, अब हम जब बाउंडेड रैशनैलिटी की बात करते हैं, हम कहते हैं कि हम रैशनैलिटी की जब हम बात कर रहे थे हमने कहा कि ये असम्पशंस हैं, तो असम्पशंस हमें कुछ अनरियलिस्टिक लग रही हैं. अब मैनेजर को रैशनल डिसीजन, तो ऑब्वियसली रैशनल डिसीजन मेकर होना चाहिए. दे अंडरस्टैंड कि अच्छे डिसीजन वो होते हैं जो आपके जिनमें आप ऑल्टरनेटिव्स को कंसिडर कर रहे हो, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हो, और एक प्रॉपर रिसर्च करके और इंफॉर्मेशन को गैदर करके आप डिसीजन ले रहे हो, तो वो अच्छे डिसीजंस होते हैं. लेकिन एक जो रियलिस्टिक अप्रोच है कि मैनेजर्स किस तरह से डिसीजंस ले रहे होते हैं, वो बाउंडेड रैशनैलिटी है. और बाउंडेड रैशनैलिटी क्या कहती है कि मैनेजर्स जो हैं
वो रैशनल डिसीजन मेकर्स होते हैं, यानी रैशनली वो डिसीजन मेकिंग करेंगे, लेकिन बट आर लिमिटेड बाउंडेड बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन, लेकिन वो उनकी जो एबिलिटी है वो बाउंडेड होती है, लिमिटेड होती है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की जो एबिलिटी है वो बाउंडेड होती है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तमाम इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाए, तमाम ऑल्टरनेटिव्स पे इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाए। सो मैनेजर्स सेटिस्फाइज कर रहे होते हैं रादर देन मैक्सिमाइज। सो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए उन सॉल्यूशंस को जो गुड एनफ हो, बिकॉज मैनेजर्स जो है वो बाउंडेड हैं, लिमिटेड हैं बाय देयर एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, अगर हम डिसीजन मेकिंग में इंट्यूशन के रोल की बात करें तो हम कहते हैं कि इट्स मेकिंग डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड एक्यूमुलेटेड जजमेंट्स। तो इंट्यूशन की बेस पे जब आप डिसीजन ले रहे होते हो तो आप अपनी फीलिंग्स की बेस पे, एक्सपीरियंस की बेस पे या एक्यूमुलेटेड जजमेंट्स की बेस पे डिसीजंस ले रहे होते हो। हियर यू कैन सी कि जब आप इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे होते हो तो हो सकता है आप डिसीजंस ले रहे हो बेस्ड ऑन योर एथिकल वैल्यूज, पास्ट एक्सपीरियंस, मे बी ऑन बेसिस ऑफ योर फीलिंग्स एंड इमोशंस, maybe on the basis of your skills, knowledge and training। तो इन बेसिस पे अगर आप डिसीजन ले रहे हो दैट इज डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इंट्यूशन। अच्छा जी, अब अगर हम टाइप्स ऑफ डिसीजंस और डिसीजन मेकिंग कंडीशंस की बात करें तो हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डिसीजंस में आपके स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और प्रोग्राम डिसीजंस हो सकते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम्स आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डिसीजन मेकर का जो गोल होता है वो क्लियर होता है, प्रॉब्लम से वो पहले से फैमिलियर होता है और इन्फॉर्मेशन जो है प्रॉब्लम के बारे में वो इजीली डिफाइंड होती है और कंप्लीट होती है। तो हम स्ट्रक्चर्ड, ये प्रॉब्लम्स आपके स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनके लिए आपके डिसीजंस जो हैं वो प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं। सो आपका जो प्रोग्राम डिसीजन है दैट इज अ रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच। ये आपका रेपिटेटिव डिसीजन है जो रूटीन अप्रोच से सॉल्व हो सकता है। यहाँ पर डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, रूल्स और पॉलिसी की हम बात करते हैं तो हम कहते हैं प्रोसीजर इज अ सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स अ मैनेजर यूज टू रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। कि आपका वो प्रोसीजर जो है वो जो आपके सिक्वेंशियल स्टेप्स होते हैं जो मैनेजर यूज कर रहा होता है स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। रूल आपका एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट होता है जो मैनेजर को बताता है व्हाट कैन और कैन नॉट बी डन। और जो थर्ड टाइप ऑफ प्रोग्राम डिसीजन है पॉलिसी हो सकती है विच इज अ गाइडलाइन फॉर मेकिंग अ डिसीजन। तो ये आपके स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं और आपके प्रोग्राम डिसीजंस हैं। अब कभी कभार ये भी हो सकता है कि आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हो और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हो। अब अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं वो प्रॉब्लम्स होते हैं जो न्यू होते हैं और अनयूजुअल होते हैं, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो या तो इनकम्प्लीट होती है और एम्बिगुअस होती है। अब जब आपकी प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं तो मैनेजर्स नॉन प्रोग्राम डिसीजंस पर रिलाई करते हैं यूनिक सॉल्यूशंस को डेवलप करने के लिए। तो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस यूनिक होते हैं और उसमें जो है उसमें कस्टम मेड सॉल्यूशंस की तरफ हम जाते हैं, उन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए हम सॉल्यूशंस डेवलप कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अब अगर हम डिसीजन मेकिंग कंडीशंस की बात करें हम कहते हैं तीन तरह की कंडीशंस हो सकती हैं, सर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी में आइडियल सिचुएशन है डिसीजन मेकिंग के लिए कि सर्टेनिटी की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं वो सिचुएशन है जब मैनेजर एक्यूरेट डिसीजंस ले सकता है क्योंकि आउटकम, हर ऑल्टरनेटिव का आउटकम आपको पता है, यानी आप सर्टेन हो हर चीज के बारे में। तो ये आइडियल सिचुएशन है डिसीजन मेकिंग के लिए जब मैनेजर को हर आउटकम का, हर ऑल्टरनेटिव के आउटकम का पता है। रिस्क की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं फॉर मोर कॉमन सिचुएशन एज वन ऑफ द रिस्क कंडीशंस in which the decision maker is able to estimate the likelihood of certain outcomes. Under risk, managers have historical data from past personal experience or secondary information that let them assign probabilities to different alternatives. अब ये आपकी जो रिस्क की सिचुएशन होती है इसमें आप likelihood of certain outcomes को estimate कर रहे होते हो। अब इसमें हो सकता है मैनेजर्स के पास हिस्टोरिकल डाटा हो, पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस से या सेकेंडरी इंफॉर्मेशन से जो आपको अलाउ कर रहा होता है कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स को प्रोबेबिलिटीज असाइन करो आप। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं लीनियर नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल प्रोफाइल की। हम कहते हैं कि जो लीनियर थिंकिंग स्टाइल है दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ पर्सन preference for using external data and facts and processing this information through rational logical thinking to guide decisions and actions। अब यहाँ पर इंडिविजुअल जो है वो आपके एक्सटर्नल डाटा और फैक्ट से इंफॉर्मेशन कनेक्ट कर रहा होता है, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है रैशनल लॉजिकल मैनर में और फिर वो अपने डिसीजंस ले रहा होता है। तो ये आपका लीनियर थिंकिंग स्टाइल है। अगर हम नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल की बात करें, here you can see the definition, this is characterized by a preference for internal sources of information, feelings and intuitions and processing this information with internal insights, feelings and hunches to guide decisions and actions। अब जो आपका नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल है इसमें आप प्रेफर करते हो
इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन पर कि आपको क्या लगता है, आपके इंट्यूशंस पर आप बिलीव कर रहे होते हो, आप अपनी इंट्यूशंस को देख रहे होते हो और प्रोसेस करते हो इस इंफॉर्मेशन को विद इंटरनल इंसाइट्स, फीलिंग्स और हंचेस से अपने डिसीजंस को लेने के लिए। तो ये दो हमारे पास स्टाइल है, लीनियर थिंकिंग स्टाइल एंड नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल। अब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग बाइसेस एंड एरर्स की, कि जब आप डिसीजन ले रहे होते हो डिफरेंट टाइप के, तो कुछ बाइसेस और एरर्स आप फेस कर रहे होते हो, या कुछ बाइसेस और एरर्स हो सकते हैं इन डिसीजन में। सी फॉर एग्जांपल्स हम कहते हैं कि जब आपका डिसीजन मेकर, उसको ये लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है उसके पास और उसके अनरियलिस्टिक पॉजिटिव व्यूज है अपने बारे में, अपनी परफॉर्मेंस के बारे में, तो ये ओवर कॉन्फिडेंस बायस शो कर रहे होते हैं। ये एक बायसनेस है जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंस बायस कहते हैं। इसी तरह से इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन बायस है आपके पास। यहाँ पर डिसीजन मेकर्स जिनको इमीडिएट रिवॉर्ड चाहिए होते हैं और वो इमीडिएट कॉस्ट्स को जो है वो अवॉइड करना चाह रहे होते हैं, तो वो डिसीजन इस तरह के लेते हैं जो उनको इमीडिएट रिवॉर्ड की तरफ लेके जाएं। So this is again a bias which is known as immediate gratification bias. इसी तरह से एंकरिंग इफेक्ट में आपका जो डिसीजन मेकर है वो फोकस कर रहा होता है इनिशियल इंफॉर्मेशन पर, और जो सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको एडजस्ट नहीं कर रहा होता अपनी डिसीजन मेकिंग में। सो इसको हम एंकरिंग इफेक्ट बोलते हैं। इसी तरह से जब डिसीजन मेकर सिलेक्टिवली ऑर्गेनाइज कर रहा है और इंटरप्रेट कर रहा है इवेंट्स को अपने बायस परसेप्शन की बेस पर, तो वो सिलेक्टिव परसेप्शन बायस शो कर रहा है। इसी तरह से कंफर्मेशन बायस होता है आपके पास। और कंफर्मेशन बायस क्या होता है? डिसीजन मेकर्स हु सीक आउट इंफॉर्मेशन दैट रीअफर्म्स देयर पास्ट चॉइसेस एंड डिस्काउंट इंफॉर्मेशन दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स पास्ट जजमेंट्स एग्जिबिट द कंफर्मेशन बायस। तो वो डिसीजन मेकर्स जो उस इंफॉर्मेशन को देख रहे होते हैं जो उनकी पास्ट चॉइसेस को रीअफर्म कर रही होती है, और बाकी जो अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन है तो उस कॉन्ट्राडिक्टरी इंफॉर्मेशन को वो नहीं देखना चाह रहे होते, तो वो कंफर्मेशन बायस शो कर रहे होते हैं। इसी तरह से फ्रेमिंग बायस है, जब डिसीजन मेकर आपका सिलेक्ट और हाईलाइट करता है सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ सिचुएशन को और एक्सक्लूड कर देता है बाकी तमाम एस्पेक्ट्स को, तो फ्रेमिंग बायस को शो कर रहा होता है कि आपने कुछ इंफॉर्मेशन पे फोकस किया, उसको हाईलाइट कर दिया, कुछ एस्पेक्ट्स को हाईलाइट कर दिया और बाकी एस्पेक्ट्स को एक्सक्लूड कर दिया, तो आप फ्रेमिंग बायस शो कर रहे हो। इसी तरह से अगर हम अवेलेबिलिटी बायस की बात करें, हम कहते हैं अवेलेबिलिटी बायस हैपेंस व्हेन डिसीजन मेकर्स टेंड टू remember events that are the most recent and vivid in their memory. अवेलेबिलिटी बायस की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि वो बायस है जब डिसीजन मेकर्स जो हैं वो रिसेंट इवेंट्स की बेस पर, जो उनको याद होते हैं, जो उनकी मेमोरी में है, जिनको वो रिकॉल कर सकते हैं, उनकी बेस पर अगर डिसीजन ले रहे हैं तो आप अवेलेबिलिटी बायस शो कर रहे हो। इसी तरह से रैंडमनेस बायस होता है। रैंडमनेस बायस की जब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि it describes the actions of decision makers who try to create meaning out of random events. अगर आप रैंडम इवेंट से मीनिंग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो और उसकी बेस पे डिसीजन ले रहे हो, तो आप रैंडमनेस बायस शो कर रहे हो। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायसेस और एरर्स हैं कि जब मैनेजर डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है तो इन बायसेस को अवॉइड करने की ज़रूरत होती है, इन एरर्स को मिनिमाइज करने की ज़रूरत होती है ताकि प्रॉपर डिसीजन आप ले सकें। सो बीइंग मैनेजर, हमने कहा डिसीजन मेकिंग उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसने डिसीजन लेने होते हैं जिस लेवल पर भी हो मैनेजमेंट के, तो मैनेजर को डिसीजन मेकिंग उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो लोअर लेवल पर हो, मिडिल लेवल पर हो या टॉप मैनेजमेंट में हो। टॉप मैनेजमेंट के डिसीजंस की नेचर डिफरेंट हो सकती है, मिडिल और लोअर लेवल के मैनेजर्स के डिसीजंस की नेचर डिफरेंट हो सकती है, बट दे हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस। डिसीजंस कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं। सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि हमने किस तरह की सिचुएशन में किस तरह का डिसीजन लेना है। सो आज हमने डिसीजन मेकिंग की बात कर ली। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम इस तरह से देख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस में या तो आप रैशनल डिसीजन मेकर्स होंगे, जो हमने कहा कि अनरियलिस्टिक है, उसकी अजम्पशंस को अगर हम देखें तो हमें लगता है कि जो रैशनल डिसीजन मेकिंग है वो काफ़ी अनरियलिस्टिक है। हमने बाउंडेड रेशनैलिटी की बात की, जो हमने कहा मोर रियलिस्टिक है, क्योंकि आप लिमिट्स में रहकर अपनी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की जो लिमिट्स हैं, आपकी जो एबिलिटी टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन है उसके लिमिट्स में रहकर आप इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे होते हो। सो बाउंडेड रेशनैलिटी इज मोर रियलिस्टिक। और इंट्यूशन की हमने बात की कि 3 तरह की डिसीजन मेकिंग अप्रोचेस हो सकती हैं। इंट्यूशन में हम फीलिंग्स की बेस पे और अपने एक्सपीरियंस की बेस पे डिसीजंस ले रहे होते हैं। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स और डिसीजंस की बात करें तो हमने कहा वेल स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और प्रोग्राम डिसीजंस हो सकते हैं, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हो सकते हैं। कि अगर प्रॉब्लम जो है वेल स्ट्रक्चर्ड है तो आपके डिसीजंस पहले से प्रोग्राम्ड होते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स है और तो फिर आप नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस की तरफ जाते हो।
इसी तरह से डिसीजन मेकिंग कंडीशंस में हमने सर्टेनिटी की बात की, रिस्क की बात की, अनसर्टेनिटी की बात की। सर्टेनिटी में आपको तमाम ऑल्टरनेटिव्स के आउटकम्स का पता है, रिस्क में आप प्रोबेबिलिटीज असाइन कर सकते हो, और अनसर्टेनिटी में आपको आप अनसर्टेन हो सिचुएशन के बारे में। हमने डिसीजन मेकर्स के स्टाइल की बात की, लीनियर थिंकिंग स्टाइल हो सकता है और नॉन लीनियर थिंकिंग स्टाइल हो सकता है। हमने बात की कि डिसीजंस जो है वो इन्वॉल्व, उसमें क्या होता है कि आपने बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करना है, और फिर मैक्सिमाइजिंग और सेटिस्फाइजिंग की बात की, इम्प्लीमेंटिंग और इवैल्यूएटिंग की बात की, और एंड पे हमने डिसीजन मेकिंग एरर्स और बाइसेस की बात की कि डिफरेंट एरर्स और बाइसेस हो सकते हैं, तो इन एरर्स और बाइसेस को मिनिमाइज करने की जरूरत होती है। नाउ एट द एंड हियर इज एन असाइनमेंट फॉर यू, and the question is, how can managers blend the guidelines for making effective decisions in today's world with the rationality and bounded rationality models of decision making, or can they explain? तो ये आपका क्वेश्चन है जिसको आपने आंसर करना है, और इसको आपने एक्सप्लेन करना है। इसमें आपने इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है कि किस तरह से मैनेजर ब्लेंड करते हैं गाइडलाइंस को इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए। रैशनैलिटी और बाउंडेड रैशनैलिटी के मॉडल्स को, जो डिसीजन मेकिंग के मॉडल्स हमने डिस्कस किए, रैशनैलिटी और बाउंडेड रैशनैलिटी का, किस तरह से वो इनको ब्लेंड करते हैं इनकी गाइडलाइंस को, और क्या वो ऐसा कर सकते हैं, तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। आपके असाइनमेंट को सबमिट करवाने की जो डेडलाइन है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। सो आज के इस लेक्चर को हम यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।